डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक राजस्थान के इतिहास को जानने के लिखित स्रोतों के बारे में है। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम पिछले ई लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं लिखित स्रोतों के बारे में। इनमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है ताम्रपत्र। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए इनका भी काफ़ी महत्व है। आमतौर पर राजा या ठिकाने के सामंत ताम्रपत्रों को जारी किया करते थे, जैसे किसी को इनाम दिया, दान पुण्य किया या किसी को कोई जागीर इनाम में दी हो। तो इन इनामों को वहाँ के राजा या जागीरदार जो थे वो तांबे के पतली जो परत होती थी उसके ऊपर लिखवाकर, अंकित करवाकर प्राप्तकर्ता को दे देते थे। इसका फ़ायदा ये होता था कि जो भूमि अनुदान या गांव अनुदान में मिलते थे, उनके अनुदान पत्रों को यदि वो कागज़ के होते या पत्तों पर लिखे होते तो समय के साथ उनके नष्ट होने की संभावना होती थी और ताम्रपत्रों पर भी कई पीढ़ियों तक, सदियों तक सुरक्षित रहते थे। राजस्थान के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर यहाँ के जो ताम्रपत्र हैं वो भूमि अनुदानों से संबंधित है। हालांकि इससे अनुदानों के अतिरिक्त किसी भी राज्य की, शासक की सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक उस स्थिति की भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो साहित्यिक स्रोत है वे हैं सनद एवं रुक्के। ये सनद एवं रुक्के ऐतिहासिक घटनाओं के समसामयिक होते थे और उन व्यक्तियों द्वारा लिखाए गए हैं जो खुद उस घटनाक्रम में मौजूद थे। यानी इनसे हमें प्राचीन परिस्थितियों का तथ्यात्मक वर्णन मिलता है। इसके अलावा तीसरा जो लिखित स्रोत है वो है खरीता। खरीता वो होता था जो एक राजा दूसरे राजा को राजकीय पत्र लिखता था। तो पुरानी इसमें राजस्थान की पुरानी लिखावट होती थी और इससे शासकों की नीति, उनका आपसी संबंध, मुगलों से या मराठों से संबंध या कोई गोपनीय समझौता हुआ हो, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त एक और था परवाना। खरीदा तो वह होता था जो एक राजा दूसरे राजा को पत्र लिखता था, चाहे उसका विषय कुछ भी हो। इसके विपरीत जो परवाना था वो परवाना राजा द्वारा अपने अधीन कर्मचारियों या अन्य कर्मचारियों को भेजे गए पत्र होते थे। इन पत्रों में राजस्थान के राज्यों की राजनीतिक दशा का विस्तृत वर्णन होता था, जैसे मेवाड़, जोधपुर एवं कोटा के बारे में हमें बहुत अधिक जानकारी इन परवानों से मिलती है और इन परवानों को वर्ष के अनुसार बस्तों में रखा जाता था। तो जैसे कोटा के करीब 6000 बस्ते मिले हैं और हर एक बस्ते में करीबन 300 पत्र मिलते हैं और ये तिथि क्रम से जुड़े हुए होते थे, यानी जो घटना पहले हुई उसका पहले और बाद का बाद में। तो इस प्रकार इन परवानों से भी हमें बहुत तरह की जानकारी मिलती है। इन्हें भी इनकी विषय वस्तु या इनके महत्व के अनुसार 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है 2 वर्गी। वर्ग का अर्थ है पेज या पृष्ठ। तो 2 वर्गी से हम समझ सकते हैं कि उसमें 2 पेज होते थे। इनका जो मुख्य विषय होता था वो दैनिक प्रशासन, युद्ध की तैयारियों का खर्चा या युद्ध में जो घायल हुए उनके उपचार के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएगी या उनके क्या नियम उपनियम होंगे, इस बारे में जो जानकारी होती थी वो हमें
2 वर्गीय परवानों से मिलती है। फिर उसके बाद आता है जमाबंदी। जमाबंदी के ज़्यादातर परवाने राजस्व से संबंधित है। इनमें मासिक और वार्षिक चुंगी और जंगलों से होने वाली आय का हिसाब रखा जाता था और इनसे हमें उस समय के कर व्यवस्था के बारे में, कर प्रणाली के बारे में भी जानकारी मिलती है कि कौन से कर लगाए गए थे या किन्हीं करों को किसी समय विशेष में, जैसे बाढ़ या अकाल के समय, माफ़ कर दिया गया हो, उनकी भी जानकारी इन जमाबंदी परवानों से मिलती है। फिर है मुल्की परवाने। मुल्की परवानों में जो मुल्की परवाने हैं वो आमतौर पर बहियों के रूप में मिलते हैं, यानी ये अलग अलग पेज ना होकर ये लगातार एक किताब के रूप में हमें मिलते हैं। इनमें 3 साल से लेकर 10 सालों तक का हिसाब मिलता है और ये भी एक तरह के आर्थिक परवाने ही हैं। इनमें राज्य की आमदनी, युद्ध अभियान में होने वाले खर्चे, कर्मचारियों का वेतन, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। और सबसे आखिरी जो तल्की परवाना है, इसमें राजाओं के आदेश या अन्य राज्य के जो राजा होते थे उनके सामंतों या कर्मचारियों, उनको जो पत्र भेजे जाते थे उनकी हाथ से की हुई नकलें हैं। क्योंकि एक नकल आज तो हम फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लेते हैं, लेकिन उस समय हाथ से ही वो नकल तैयार होती थी। तो ये इससे हम समझ सकते हैं कि जो तल्की परवाने होते थे ज़्यादातर गोपनीय, राजनीतिक घटनाओं से संबंधित या कूटनीतिक घटनाओं से संबंधित होते थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण, हालांकि कई प्रकार के और भी अन्य लिखित साधन हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो है बही। बही में हमें शासकों के दैनिक क्रियाकलापों और उनसे मिलने वाले राजनीतिक व्यक्तियों का वर्णन मिलता है। ये इसे हकीकत बही कहा जाता था। तो इस तरह से इसमें राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक इन घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। हकीकत बही अधिक संख्या में जोधपुर से मिली है। दूसरे प्रकार की बही है ओहदा बही। ये संख्या में कुल 7 हैं और यह प्राय जोधपुर से ही संबंधित है। इसमें शासकों के आदेश लिखे हुए हैं और साथ ही कर्मचारियों की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी मिलती है। और अर्जी बही में जोधपुर से जो मराठा सरदारों को पत्र लिखे गए थे समय समय पर, चाहे उनसे सहायता मांगने के लिए या कोई परामर्श मांगने के लिए किया गया हो, तो वो जो पत्र व्यवहार था वो इनमें अर्जी बही में मिलता है। और साथ ही जोधपुर के जो राजा थे वो अपने अधीन कर्मचारियों द्वारा उनको लिखे गए पत्र या किसी अधीन कर्मचारी ने अपने उच्च पदाधिकारी को लिखा हो या अपने राजा को पत्र लिखा हो, तो एक तरह से ये भी राजकीय पत्रों का लेखा जोखा है अर्जी बही। और सबसे अंत में आता है खरीता बही। जोधपुर के राज्य के 17 खरीता बहियाँ मिलती है और जोधपुर के राजा जो थे वो राजस्थान के विभिन्न राजाओं को जो पत्र लिखे और कुछ जगह पर उन राजाओं द्वारा प्रत्युत्तर में जो पत्र मिले, उन पत्रों की नकलें इस खरीता बही में हमें मिलती है। तो इस प्रकार से जो खरीता बही है वो राजकीय पत्र व्यवहार की नकलों के बारे में है। तो आज के इस ई लेक्चर के लिए इतना ही। अगले ई लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।